प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नवाज शरीफ साहब एक तवील अरसे के बाद एक बार फिर सदर बनने जा रहे हैं। कल इंतखाबात होंगे, नवाज शरीफ साहब सदर बन जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के से सदारत लेकर नवाज शरीफ साहब को देना, इससे पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या फ़ायदा होगा, नवाज शरीफ साहब पार्टी के लिए क्या कर पाएंगे, कितना चैलेंजिंग होगा। कहा जाता है कि नून लीग जो है वो पिछले कुछ अरसे में थोड़ा गैर मकबूल हुई है या मुख्तलिफ तरह के मसाइल और चैलेंजेस का शिकार रही है। तो नवाज शरीफ साहब के सामने क्या टास्क होगा और वो किस तरह से उस टास्क को परफॉर्म कर सकेंगे और किस तरह से पार्टी को दोबारा से उस मकाम पर ला सकेंगे जैसे वो 2017 में उनके बकौल हुआ करती थी। ये एक अहम सवाल है। एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, ऑप्टिक्स हमने देखे हैं बड़े अच्छे हमें नजर आए जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, वज़ीर तवानाई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान एक मुलाकात भी हुई, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई और वो तमाम मसाइल जिनके बारे में पिछले दिनों हम उसकी देख रहे थे, टोन बड़ी सख्त थी और हम देख रहे थे कि धमकी आमेज लहजा था, वो आज उसमें काफ़ी बेहतरी दिखाई दी और ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो बिजली समेत दीगर मामलात हैं वो खुश उसलूबी से हल हो सकते हैं या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वो जो आली अमीन गंडापुर साहब अपने पैसों का मुतालबा कर रहे हैं कि सूबे का हक बनता है कि कुछ पैसे उनके जो ड्यू हैं वफाक की तरफ वो मिल जाएं, तो क्या इस जानिब भी पेशरफ्त होने जा रही है। साथ ही साथ आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर बन रहा है और ये प्रेशर कुकर किसी भी दिन फट सकता है। खुदा ना खास्ता प्रेशर कुकर फटता है तो फिर तो हादसा होता है, लेकिन ये किस तरह की आरिफ अलवी साहब की क्या मुराद है इससे, इस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज फिर इंदिया दिया है। वो कहते हैं हम हुकूमत में शामिल तो हो सकते हैं अगर मुनासिब शेयर मिल जाए तो। मुनासिब शेयर से क्या मुराद है? वैसे ही जो अपने कमेटियां अपने हिस्से की बनती हैं, जिन कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी की बनती है उस हिस्से से ज्यादा पीपल्स पार्टी ऑलरेडी मांग रही है। तो मामला कहां जा रहे हैं, मैं इन तमाम चीजों पर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं। मुजम्मिल साहब शुक्रिया, खुशामदीद। डॉक्टर मायूम मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सायरा बानो साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उन्हीं से आगाज़ करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर बनने जा रहे हैं, आपके ख्याल में कितना फर्क डाल सकता है शहबाज शरीफ साहब के बाद नवाज शरीफ साहब के पास वापस आ जाना सदारत, और इस मौके पर जबकि कुछ चैलेंजेस भी पार्टी के लिए दिखाई देते हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा और क्या तवक्कुआत हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब शहबाज साहब के सदर बनने से पहले पार्टी के सदर थे और बानी सदर थे। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब जिला वतन रहे और फिर उसके बाद बैन कर दिया गया कोर्ट ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, क्योंकि आप पार्टी सदर नहीं रह सकते, फिर शहबाज शरीफ साहब को सदर बनाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छे और अहसन तरीके के साथ जो पार्टी की सदारत है उसे संभाला और पार्टी के उमूर जो है वो चलाते रहे। अब चूंकि खुद वो वजारत उज़्मा के मनसब पे फाइज हैं और पार्टी जो है वो एक सियासी जमात है, एक फाल जमात है और मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा सदर बनने जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी के लिए बहुत खुशाइंद होगा। वर्कर्स जो हैं वो बड़ा ये नई एक तहरीक और नया एक जज्बा उनमें पैदा होगा और मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी को इंशाल्लाह ताला मुनज़्ज़म करेंगे। इससे पहले माजी में भी बहुत अहसन तरीके से, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में रही, एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा, और पाकिस्तान को लेके आगे बड़ी पाकिस्तानी खालिद जमात है। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला है कि जिसमें हमारी पार्टी भी मज़ीद मुतहर्रिक होगी और शहबाज साहब जो है वो अपनी मुकम्मल तवज्जो डॉक्टर साहब, लेकिन इस पर आज खुर्शीद शाह साहब ने कमेंट किया है। वो कहते हैं कि जी ये शहबाज शरीफ साहब से सदारत लेकर नवाज शरीफ को देना, ये शहबाज शरीफ के ऊपर अदम एतमाद है। आप इसको इस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात है जिसने भी की है। उसकी वजह यह है कि मैंने जिस तरह अर्ज की कि पाकिस्तान जिन मसाइल से इस वक्त दो चार है और जो इशूज हैं मुल्क के, वो बहुत गहरे इशूज हैं, बड़े मसाइल हैं और ख़ासतौर पर जो हमारी मुआशी सूरत हाल है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसमें अगर वज़ीर आज़म जो है वो अपनी तमाम तर तवज्जो मुल्की फ़राइज़ और उमूर के सरअंजाम देने और सुलझाने पे देंगे तो उससे जो मुल्की मामलात हैं वो भी बहुत बेहतर होंगे और हमा वक्ती सदर जो है वो नवाज शरीफ साहब जो पार्टी चलाएंगे तो पार्टी के मामलात भी बेहतर चलेंगे। तो ये एक बहुत बेहतर फैसला है जिससे पाकिस्तान की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी और जो हमारी पार्टी के अगले सदर बनने जा रहे हैं वो भी
मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ और इंशाअल्लाह यकसुई के साथ दोनों फ्रंट्स पे काम करेंगे। डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि बयानिए का मुकाबला बयानिए से किया जा सकता है, बयानिए का मुकाबला 4 रुपए रोटी सस्ती करके नहीं हो सकता। ये बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस वक्त नून लीग के पास क्या बयानिया है, और बार बार ये भी इशारा दिया जाता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर वो अपना बयानिया लेकर आएंगे। क्या बयानिया होगा नवाज शरीफ साहब के पास? देखिए, नवाज शरीफ साहब का बयानिया कोई अलग से नहीं है, जो जमात का बयानिया नहीं है। जमात ही नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो लिहाजा बयानिया तो जमात का, मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। और जब भी कभी जरूरत पड़ती है रहनुमाई की, गाइडलाइन की, तो जाहिर है पार्टी के जो लीडर हैं वही पार्टी को गाइड करते हैं, और तमाम जो वर्कर्स होते हैं या उसके बाद की लीडरशिप होती है वो उसी गाइडलाइन के तहत आगे जमात को लेके चलती है। तो बयानिया सब पाकिस्तान की तरक्की है, बयानिया परफॉर्मेंस है, बनाम बयानिया जो है वो डिलीवर करना है, मुल्क को मसाइल से निकालना है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बयानिया तो हमने देखा था कि उसको उतनी शायद पजीराई 2024 के इलेक्शन में, 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं मिल सकी, क्योंकि उसमें हमने ये देखा था कि जब हमने कहा कि 2017 की परफॉर्मेंस को वापस लेकर आएंगे, पाकिस्तान को वहीं लेकर जाएंगे जहां 2017 में छोड़ा था, बहुत सारे वादे किए, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं, लोगों ने उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, और हमने देखा कि लोग आपकी तवक्कुआत से कम आपका रिजल्ट रहा है। तो नवाज शरीफ साहब के उन वादों को और नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनाए जाने के दावों और वादों को लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। देखिए, बात ये होती है कि इलेक्शन में जाहिर है क्लीन स्वीप तो कभी भी कोई जमात नहीं करती। आप ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली अगर हम समझ रहे थे कि एक खास परसेंटेज जो है उसको इस बयानिए से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ये बात बहुत ज्यादा खुशाइंद नहीं है पाकिस्तान की सियासत में जो आप कर रहे हैं कि खिदमत का, परफॉर्मेंस का और डिलीवर करने का जो बयानिया है वो कोई कमजोर बयानिया बन जाए जी। क्योंकि सियासी जमातों में जो मुकाबला होता है, जो हेल्दी कंपटीशन जैसे हम कहते हैं, वो परफॉर्मेंस का ही है, वो पाकिस्तान के मामलात हल करने का है। और अगर बयानिया जो है और कंपटीशन सियासी जमातों में, जैसे आप अभी प्रोग्राम के शुरू में भी कह रहे थे, अगर बढ़ के मारने का मुकाबला शुरू हो जाए और बयानबाजी का, जुगतबाजी का मुकाबला लीडरशिप में शुरू हो जाए, और उसकी कौन कितनी बड़ी बढ़त मार सकता है, कितनी बड़ी जुगत मार सकता है, वो एक पॉपुलर लीडरशिप कहलाए, तो वो तो मैं समझता हूँ कुछ थिएटर का अदाकार अगर इस बुनियाद के ऊपर मकबूल हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई लीडर अगर इस बुनियाद के ऊपर मकबूल हो तो उस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। इसलिए आज भी प्रैक्टिकली जो कंपटीशन होगा वो इसी भी होगा कि पाकिस्तान के मसाइल कौन बेहतर तरीके से हल कर रहा है, एक आम आदमी के मसाइल को कौन समझ रहा है। सही है, चलिए, वो तो खैर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, फैसले वो ले रहे हैं और उन्होंने करने हैं। लेकिन आखिरी सवाल साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि पीपल्स यूसुफ रजा गिलानी साहब जो इस वक्त कायम मकाम सदर भी हैं, उन्होंने कहा कि मुनासिब शेयर अगर पंजाब में मिला तो हम आ जाएंगे हुकूमत में। ये मुनासिब शेयर आप क्यों नहीं दे रहे हैं उन्हें, क्योंकि आप तो ख्वाहिशमंद हैं कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए? देखिए, पीपल्स पार्टी को हमने इससे पहले भी ऑफर की थी, वो ऑफर अभी भी वैलिड है कि आप आए और काबीना का हिस्सा बने। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये फैसला करना है कि क्या वो काबीना का हिस्सा बन रहे हैं। जिस दिन उन्होंने ये फैसला कर दिया और ऐलान कर दिया, उससे अगला मरला होगा कि कौन सी वजारतें उनको दी जानी चाहिए, कौन सी वजारतें लेने के वो ख्वाहिशमंद हैं, और उन वजारतों के ऊपर हमारे कौन से वज़रा इस वक्त काम कर रहे हैं। कई वजारतें इस वक्त खाली हैं और वज़रा के पास ड्यूअल चार्ज है। तो लिहाजा आपने जो सवाल किया है वो दूसरे मरले का है। पहले मरले में तो अभी पीपल्स पार्टी ने हतमी तौर पर फैसला ही नहीं किया कि हम काबीना का हिस्सा बनेंगे, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो मकसद है हमारी मखलूक हुकूमत का, किस तरह इस मुल्क के मसाइल हल हों, वहाँ पे वजारतों की बंदर बांट, ये कोई इशू इस वक्त जमातों के दरमियान में न है और न बनेगा कि मनपसंद वजारतें नहीं मिल रही, मनपसंद जनाब अपना पोजीशन नहीं मिल रही। कमेटियां भी, पीपल्स पार्टी तो कमेटियां भी अपने हिस्से से ज्यादा मांग रही है, तो ये आप कह रहे हैं कि कमेटियों के मैं आपको अर्ज कर दूं, मैं क्योंकि पार्टी का चीफ व्हिप हूँ और कमेटी सारी जो है वो हमारे हाथ से ही बनती है और आगे लीडरशिप उनको अप्रूव करती है, तो मैं उन सारी मुज़ाकरात का भी हिस्सा और सबसे बातचीत भी होती रही बाकी पार्टीज के। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमें जितना हमारा जो उनकी प्रेजेंस है परसेंटेज के हवाले से असेंबली में उससे ज्यादा कमेटीज दी जाए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है। हमारे लोग PMLN के वज़रा भी हैं, उसके अलावा हमारे
पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी बनेंगे, तो वो तो दोनों का ऐसा नहीं है। तो लिहाजा अगर उन्हें कोई 4 कमेटीज फालतू मिल भी जाती हैं तो वो मैं समझता हूँ कि एक माकूल बात है। सही है, चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। मैं बाकी मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। मुजम्मिल सरवर साहब, आपसे शुरू करता हूँ। नवाज शरीफ साहब का जो कल सदर बन जाना, बयानिया क्या होगा? क्योंकि सबसे चैलेंजिंग तो यही है, क्योंकि जो बयानिया अगर तो वो कहेंगे 2017 की कारकर्दगी यही मेरा बयानिया है, तो ये बयानिया तो नाकाम हो गया था 8 फरवरी के इलेक्शन में, लोगों ने उसको बाय नहीं किया था। तो अब ऐसा क्या नया होगा कल सदर बनने के बाद नवाज शरीफ साहब के पास लोगों को देने के लिए? एक तो मुल्क में कोई फौरी इंतखाबात नहीं है और ये मंशूर बयानिया ये सब कुछ इंतखाबात की जरूरत होता है, क्योंकि आपने इंतखाब में लोगों से वोट लेने जाना है और अभी तो इंतखाब दूर हैं, 2029 में इंतखाब हैं। मेरे ख्याल में बहुत ही कबल अज़ वक्त बात है बयानिए की। 2029 में, 28 में, 27 में क्या हालात होंगे, 2018 में क्या बयानिया था, 2023 में 24 में क्या बयानिया है, 2018 में किसका क्या बयानिया था और 2024 में किसका क्या बयानिया है, ये भी बहुत फर्क पड़ गया था। जो एक तरफ था वो दूसरी तरफ पहुंच गया और जो दूसरी तरफ था वो पहली तरफ पहुंच गया था उन 5 सालों में। तो मेरे ख्याल में हम बहुत ही कबल अज़ वक्त बात कर रहे हैं। जो बयानियों का मुकाबला था वो 8 फरवरी को ख़त्म हो गया और उसके नतीजे में हुकूमतें बन गई हैं और वो हुकूमतें चल पड़ी हैं और वो हुकूमतें कबूल भी कर ली गई हैं। तो अभी तो मुझे कोई हुकूमतें खत्म तो मुजम्मिल साहब, अगर तो फिर इलेक्शन अभी फौरी तौर पर जाहिर है जो कि नहीं है, आप सही कह रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब को बतौर एहतमाम सदर बनाया जाना ये क्यों जरूरी महसूस कर रही है पार्टी? इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि पार्टी को मुतहरक रखना है, तंजीम साजी करनी है, उनके पास एक पॉलिटिकल रोल है, पार्टी उनके नाम से है, उनको अपने नाम पे वापस प्रेसिडेंट बनाया जाना। ये तो इन हाउस है, जैसे बैरिस्टर गौहर इस वक्त चेयरमैन है। मैंने कहा कल को इमरान खान अगर अहल हो जाए तो क्या वो दोबारा चेयरमैन नहीं बनेंगे पीटीआई के? नवाज शरीफ अहल हो गए हैं तो वो वापस चेयरमैन अपनी पार्टी के सदर बन जाएंगे। तो हमारे यहाँ ये मामूल की बात है। बहुत सारे लोग फर्क होगा ना नवाज शरीफ जिस दिन नवाज शरीफ सर, लेकिन जिस दिन इमरान खान पार्टी के दोबारा चेयरमैन बनेंगे, चाहे इलेक्शन 2029 में हो, बयानिया उनका पहले दिन नजर आ जाएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल के बयानिया, पता नहीं अब आप बयानिया किसको कहते हैं। 3 दिन पीटीआई जो है SIFC के खिलाफ ट्वीट करती रही कि ये गैर आईनी इदारा है और ये बयानिया था, और फिर उनका वजीर आला SIFC के इजलास में बैठ के आर्मी चीफ को ताउन की यकीन दहानी कराता रहा, ये बयानिया था। बहरहाल ये भी देखना पड़ेगा कि बयानिया क्या है और अमल क्या है। बहरहाल मेरे ख्याल में बयानिया बहुत कबल अज़ वक्त है। 2029 में क्या बयानिया होगा, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, इश्यूज क्या होंगे, उस वक्त देखा जाएगा। अभी बयानिए की मेरे ख्याल में किसी सियासी जमात को खास जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। सायरा बानो साहबा, क्या हलचल देख रही हैं आप नवाज शरीफ साहब के सदर बनने के बाद कल से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलचल उनकी पार्टी के लोगों के दिमाग या दिल में हो तो वो, मुझे तो वैसे तो कोई हलचल नजर नहीं आ रही। अभी आप बाकी 2 क्या कहते हैं अपने जो बैठे हुए पैनल में, आप उनसे बयानिया पूछ रहे थे। दिल पे हाथ रखकर बताइए मुझे असदुल्ला खान साहब कि कोई बयानिया है या कोई बयानिया बन सकता है? उन्होंने, वो कहते हैं ना कि वहां पर लंदन बैठे एक बात बोली मगर यहाँ से सब लोग भाग गए उनको समझाने के लिए, और उसके बाद वो उस बयानिया से पीछे भी हट गए। अभी क्या बनाएंगे? बयानिया बनाएंगे करप्शन पे, करप्शन खत्म करनी है। वो तो उनके दौर में बाकी जितने स्कैंडल्स हुए, और अभी पीडीएम का जो दौर था उसमें जो गंदम स्कैंडल है, जो चीनी स्कैंडल है, जिसके हर चीज के बेनिफिशियरी ये लोग हैं, उस पे बनाएंगे या एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाएंगे? वो तो नहीं बना सकते। उनके भाई इक्तदार में, उनकी बेटी वजीर आला, उनके समधी, उनके बाकी रिश्तेदार आसे पास से, वो सब लोग वहां पर क्या कहते हैं इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। बयानिया कौन सा बनेगा कि इनके साथ कौन सा जुल्म हुआ? जुल्म तो नहीं हुआ। स्टाम्प पेपर पे 4 हफ्ते का बोलकर 4 साल बाद आए और बहुत ताम झाम से आए, वहां पर पहुंच गए, तो मुझे समझ आती है बयानिया कौन सा बनेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज एक पुराना क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने शेख रहमान को कहा कि भुगतान नहीं है, लेकिन आज उनके
वो अब खुदा जाने वजीर इंतजाम है या वजीर इमरान है, उन्होंने कहा कि जो वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार करार दिया। तो उनके एक पुराने बयानिए की तो नफी उनके पार्टी के लोगों ने कर दी। तो मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे कोई हलचल नजर नहीं आ रही। ये चाय की प्याली में उबाल कह लें या तूफान कह लें, चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने के मुताबिक है। सही। लेकिन आप मुझे बताएं, लेकिन आप सवाल उठा रही हैं बयानिया, पिछले दिनों उन्होंने ये कहा भी, डॉक्टर साहब आपने सुना होगा जब उन्होंने सवाल उठाया कि 3 जजेस एक वजीर आजम को कैसे फारिग कर सकते हैं। तो बावजूद इसके कि उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले एक बयान दिया था, फिर यहाँ से शहबाज शरीफ साहब गए, तो फिर हम एक नया बयान सामने आया जिसमें इसहाक डार साहब ने कहा था कि जनाब किसी से हम इंतकाम नहीं चाहते, वजाहत हो गई थी उस मामले की। लेकिन फिर मुख्तलिफ औकात में नवाज शरीफ साहब अपनी राय का इजहार तो करते रहते हैं, जैसे जजेस के बारे में उन्होंने कहा। तो आप कैसे देख रहे हैं, आप यानी जाहिर है इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर हो सकता है, आपको इस नए बयानिए का जवाब देना पड़ सकता है, कैसे आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब के सदर बनने को? डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मेरे लिहाज से जो आजकल के हालात हैं, जिस तरीके से इलेक्शन में इन लोगों ने मैंडेट चोरी किया है, जिस तरीके से अभी दुबई में प्रॉपर्टीज़ इनकी निकली है, तो इनके पास 2 बयानियाँ बनते हैं। एक, चोर को इज्जत दो, दूसरी प्रॉपर्टी को इज्जत दो। तीसरा बयानी नहीं बनता। अब उसमें से चूज़ कर लें क्या करना है, चोर को इज्जत देनी है या प्रॉपर्टी को इज्जत देनी है। चाहे वो विकीलीक्स हो, चाहे वो पनामा लीक्स हो, चाहे वो पेंडोरा लीक्स हो, चाहे वो दुबई लीक्स हो, इन सब में इन्हीं की वो है, ठीक है। डॉन लीक्स तो दूसरे लिहाज से था। और मज़े की बात यह है, मरियम नवाज साहिबा के आप एक वो निकाल के, ठीक है, उनका जो बयानिया था, उन्होंने कहा करप्शन हमारी रेड लाइन है। मतलब रेड लाइन का मतलब है हम करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, हम उसको रखेंगे। ये रेड लाइन का मतलब होता है। नहीं, उनका मतलब ये था कि करप्शन नहीं होने देंगे ना। नहीं, उनका मतलब ये था हम करप्शन को खत्म होने नहीं देंगे, और कोई मतलब नहीं था। तभी तो ये अभी मुझे बात बताए ना, वो कहने के बाद ही आपने देखा है ये जो वीट स्कैंडल आ गया है, उसके बाद ही आया ना। तो वो तो सही कह रही हैं, मैं तो उनसे एग्री करता हूं कि रेड लाइन है उनकी, मैं तो उनसे एग्री करता हूं। आगे देखें जो हालात हो रहे हैं उनमें बाकी चीजें देख लें। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान का आज से 25 साल पुराने वीडियोस निकाल लें और इमरान खान का आज का वीडियो निकाल लें, एक ही बयान है। नहीं, लेकिन देखिए ना, उसमें मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा बयानिया जो इंतशार की तरफ लेकर जाए, उस बयानिया का मुझे एक बात बताए, मैं बयानिया बनाता हूं कि भाई मैं करप्शन पाकिस्तान में नहीं होने दूंगा। मुझे एक बात बताइए, इंतशार की तरफ जाता है? हाँ, इंतशार की तरफ इसलिए जाता है कि आज तक जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी वो करप्शन ही तो कर रही थी। तो जब हम उनको रोकेंगे तो इंतशार तो होगा। जब हम उस एलीट को रोकेंगे कि अपनी प्रॉपर्टी, आपको मुझे कहते हैं कि भाई सारा बानो साहिबा को और सबको ये कहते हैं कि भाई अपने पैसे लाके पाकिस्तान में खर्च करो, ये खुद अपने पैसे बाहर लेकर जा रहे हैं, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टी हमारी है। मुझे एक बात बताएं, दुबई वाले लोग जिन्होंने 66 अब ये बयानिया बना रहे हैं कि SIFC जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इनकी वजह से मुझे एक बात बताएं, मैंने एक इदारा बनाया हुआ है, लोगों को कह रहा हूं आओ इन्वेस्ट करो, और मेरे साथ वाले जो लोग बैठे हुए सारे, वो सारे पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, कोई आएगा? नहीं, मगर डॉक्टर साहब आपका तो देखिए ना रोल ये एज अ पार्लियामेंटेरियन और पार्लिमानी जमात होते हुए कि आप SIFC को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें, ना कि एक बयानिया बनाएं कि SIFC जो है नाकाम प्रोजेक्ट है। एक बात बताएं, अगर मैं आपको कहूं कि यार चोरों के साथ मत बैठो, और आप जाके चोरों के साथ बैठ जाएं, मैं आपको क्या कहूंगा? मैं आपको क्या कहूंगा? मैं आपको कह रहा हूं भाई चोरों के साथ मत बैठो, आप जाके बैठ रहे हो उनके साथ। अच्छा, जरा राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुने, वो क्या कह रहे हैं। वो जो बयानिया की हम बात कर रहे हैं ना, वो तो आपको खतरनाक करार दे रहे हैं। सुनिए जरा राना साहब ने क्या कहा है। वो जो कौम को कह रहे हैं या जो वो कौम के साथ करना चाहते हैं, उसके मुतल्लक मैं तो पिछले 2 साल से कौम को ये मुतनब्बे करता आ रहा हूँ कि ये बंदा जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से 2-4 कर देगा। लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए।
ये कह रहे हैं कि अब मैं मुतनब्बे कर रहा हूं कि ये कौम को खुदा न खास्ता किसी हादसे से दो चार कर देंगे। इस तरह है वो इमरान खान हमेशा कहता है, एक तो ये लोग जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते अपने आप को ठीक करने के लिए। जब आप रेफरेंस देते हो हिस्ट्री की, आप उससे सबक हासिल करने की बात करते हो। जब हम हिस्ट्री में फिरौन की बात करते हैं तो हम कहते हैं उससे सबक हासिल करो कि उसने उस वक्त की बात नहीं मानी और उसको क्या नुकसान हुआ। जब हम हिस्ट्री में जाते हैं कि भाई अबू जहल को अबू जहल क्यों कहते हैं, ये नहीं था कि वो जाहिल था, वो बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद कि एक शख्स सही है वो उनको गलत कहता रहा था। तो आप हिस्ट्री से सीखो। हिस्ट्री से जो हम लोग बात कर रहे हैं हमूदा रहमान कमीशन की, उसमें आप देखो कि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है। बेसिक प्रॉब्लम क्या था? बेसिक प्रॉब्लम ये था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी थी, जिसने 167 सीट्स ली थी, उसके बदले में आपने इंस्टॉल कर दिया एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को कि जिसके टोटल 80 सीटें नहीं थी। जब आप इस किस्म की हरकत, इसका मतलब यह था वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आई थी, इसका मतलब यह था कि उसमें भी डाका डाला था, उसमें भी एक के पॉलिटिकल पार्टी के जो मैंडेट था उस पर डाका डाला था। उससे होता क्या है कि जो सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये सबसे ज्यादा लोग उसके साथ हैं, तो इसका मतलब ये आप उन सब लोगों की नफी कर रहे हो। मुझे एक बात बताएं, जरा राणा साहब से पूछे कि वो कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है कि जिसमें जो सबसे ज्यादा वोट लेते हैं आप उसकी नफी कर रहे हो। हालात को 71 के हालात के साथ रिलेट करना, देखिए हालात के साथ रिलेट करने की बात नहीं है, गलतियां वो ही हो रही हैं। मुझे एक बात बताएं, गलती हो रही है कि वो नहीं हो रही है? आप मुझे बात बताएं, जिस किसी से मर्जी पूछ ले आज। हाँ देखिए, अगर मैं एक रेफरेंस ले रहा हूं, एक केस है, कत्ल का केस है, तो मैं कत्ल के केस के रेफरेंस लूंगा। चले मैं जरा ये आप कह रहे हैं जिससे भी चाहें पूछ रहे हैं, मैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से पूछ लेता हूं। मुजम्मिल साहब, आपके ख्याल में ये कंपैरिजन करना सही है, रिलेट करना, कि जैसे उस वक्त शेख मुजीब को मैंडेट नहीं दिया गया था, आज भी पीटीआई के मुताबिक उनको मैंडेट नहीं दिया गया, तो हालात एक जैसे हैं दोनों, आप कैसे देखते हैं? ये मेरे ख्याल में काफी ठीक मुआवजा है। तब भी मुक्ति बानी जो थी वो उसको 1 लाख बंदा इंडिया ने ट्रेन किया था और मुल्क के अस्करी इदारों पर हमला कर रही थी। आज भी तहरीक इंसाफ मुल्क के अस्करी इदारों पर हमला कर रही है। तो मुक्ति बानी और तहरीक इंसाफ का अच्छा मुआवजा है, अगर कर लिया जाए तो बेहतरीन मुआवजा बनता है। बाकी अगर कोई रियासती इदारों पर चढ़ दौड़े और अगर आईने पाकिस्तान का पाबंद ना रहे तो फिर मैंडेट की क्या पोजीशन होगी ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो पाकिस्तान है और सबसे पहले आईने पाकिस्तान है। अगर कोई सियासी जमात अगर अस्करी ग्रुप बन जाए और वो मुक्ति बानी की तर्ज पे चला जाए और वो अस्करियत की तरफ चला जाए तो फिर क्या कहेंगे? हाँ, इस तरह हमने पाकिस्तान में उसके बाद 71 से बहुत सबक सीखा है। उसके बाद कराची का एक लीडर भी नया मुजीब बनना चाहता था, जिसको MQM लंदन है जिसके पास आजकल, अल्ताफ हुसैन भी मुजीब बनने ही चले थे, फिर इंडिया से ट्रेनिंग शुरू हो गई। फिर और भी कई लोगों ने यहाँ मुजीब बनने की कोशिश की है 71 के बाद। जो बलोच कौम परस्तों की ट्रेनिंग सेंटर्स अफगानिस्तान में खुले, जिस तरह मुक्ति बानी की ट्रेनिंग हुई वैसे बलोच कौम परस्तों की ट्रेनिंग हुई ईरान में, और उन सब में वो सब भी घर से मुजीब बनने ही चले हैं। तो 71 से बहुत सबक सीखा है, दोबारा किसी को मुजीब नहीं बनने देंगे, दोबारा किसी को रियासत पर चढ़ दौड़ने का इख्तियार नहीं दिया जाएगा, दोबारा कोई मुक्ति बानी नहीं बनने दी जाएगी। और जो भी ये समझता है कि वो इस ताकत से रियासत पर या पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, 71 से पाकिस्तान ने बहुत सबक सीखा है कि इस तरह की जो क़यादत है वो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। जो अस्करियत की तरफ जाए और जो अस्करी तंजीमों के साथ नेटवर्क बनाकर अस्करियत और सियासत का जो मिलाप है, ये 71 में जो हमने देखा, उसके बाद हमने इसको बहुत केयरफुली रियासत ने इसको कराची में इसके साथ डील किया है। वहां भी हमने अस्करियत और सियासत का मिलाप देखा था, जो कराची में सारा कुछ हुआ। फिर हमने बलूचिस्तान में भी अस्करियत और सियासत का मिलाप देखा। कंपैरिजन एक और तरह से देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सियासी जमात अगर एक मुक्ति बानी की तर्ज पर कोई अस्करी ग्रुप बना ले तो क्या होगा? साहिरा बानो साहब आप मुसलसल नफी में सारे ला रही हैं, मगर मैं साहिरा साहब अगर आप इजाजत दे दें तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। मैं ब्रेक के बाद वापस आ जाता हूं, ब्रेक दी हुई है। ब्रेक के बाद सर सोहरवर्दी साहब, मैं एक ब्रेक के बाद आता हूं जी।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सायरा बानो साहिबा, अभी ब्रेक पर जाने से पहले मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब कह रहे थे कि किसी भी सियासी जमात को रियासत ने यह सीखा है कि अस्करी ग्रुप नहीं बनाने दिया जा सकता, और अस्करी ग्रुप बनाएं अगर सियासी जमातें और उसके जरिए से रियासत पर हमलावर हो जाएं, रियासती इदारों पर हमलावर हो जाएं, तो ये अब आज की तारीख में अब यह मुमकिन नहीं रहा। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? अब्दुल्ला खान साहब, उन्होंने एक तो चले अच्छे आपने एक्सपंज किया है या उसको डिलीट किया है उस लफ्ज को, एक जहां पर मुल्क में वैसे ही यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी आग जल रही है, वहां पर ये इस किस्म के अल्फाज जेब देते हैं ये मुंह से निकालना। अब 1 मिनट दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब का बयान है, शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का बागी नहीं था, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था, लेकिन हमने उसको बागी बनाया। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने गुस्से को वहां ले जाऊं जहां जज्बात मेरे काबू से बाहर हो जाए। पाकिस्तान के तमाम मुजरे आजम से ये सलूक ठीक नहीं है। 10 जनवरी 2018 या अब सही है, ये कौन सी बात हो गई कि ये यहाँ पर मुल्क में ये चल रहा है वो चल रहा है। एक पार्टी को आपने मतलब जितना जुल्म उस पार्टी के साथ हुआ, जितना जुल्म उस पार्टी की आड़ में आम लोगों के साथ हुए, लोगों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। अब ये बैठ के यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इस किस्म के बैठ के नेशनल टीवी पे एक पार्टी को कि वो वहां पर उसको मैं तो इसको मजम्मत ही करती हूँ। और बात कि शेख मुजीबुर रहमान पे या तो ये डिलीट करवाएं जो नवाज शरीफ साहब का बयान है कि वो उससे पहले मोहम्मद साहब ने बोला है कि जिस वक्त 167 वाली सीट और 80 वाले को फोकियत देंगे, तो आप मुझे बताएं कि क्या लोग अपने हक के लिए ना उठेंगे। आज भी तो फॉर्म 45, 47 का झगड़ा है, हमारे सिंध को प्लेट में रखकर दे दिया गया। मुल्क के साथ हो क्या रहे, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठकर वो क्या कहते हैं कि जैसे वो चैन की बांसुरी बजाते रहे लोग, और लोग बोले भी ना, वरना आप हम पे अस्करियत पसंद का ठप्पा लगा देंगे। गंदुम स्कैंडल, ये स्कैंडल, वो स्कैंडल, आए दिन इनके स्कैंडल खत्म नहीं होते। फॉर्म 47 क्या, जजेस का ये लोग मजाक उड़ाते हैं। भाई अगर सियासत में कदम रखेंगे तो छींटे पड़ेंगे। सोशल मीडिया पे हमूदुर रहमान कमीशन गर्दिश कर रही है, रिपोर्ट उसकी, उसको पढ़ ले। अच्छा नहीं, चलें सायरा साहबा, आप मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि पर्सनल अटैक ना करें। हमारे लिए बड़े क्रेडिबल सभी मेहमान बड़े क्रेडिबल और वो हैं, ठीक है। चलें, आपकी राय है, उनकी राय है, और आप ये समझ रही हैं कि ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जी। नहीं, जो 9 मई को 46 बच्चे शहीद हुए और जो 2 कल वहां पर कुचले गए फलस्तीन उसमें मार्च में, जो वहां पर तकरीर हो रही थी, उसके बाद भी यहाँ की आवाम को मुक्ति बाहिनी का वो दिया जाए। सही है, चलिए मैं कराची में सहाफियों बिल्कुल सही है। आप ये समझती हैं कि ये लफ्ज आज एक सियासी जमात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राइट? बिल्कुल ठीक है। मुझे मगर आरिफ अलवी साहब तो सदर पाकिस्तान रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि जी प्रेशर कुकर फट जाएगा। अब प्रेशर कुकर फटता है तो फिर तो एक धमाका होता है, और धमाका डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये किस किस्म के आप अल्फाज इस्तेमाल करें? तो ये धमकी अमेज अल्फाज हैं, क्या है? देखिए, अगर लोग समझना चाहें और उनके अंदर इतनी समझ हो तो वो हिस्ट्री से लेसन्स ले सकते हैं। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, एक खिड़की है, उस खिड़की से 2 लोग बाहर देखते हैं, एक आसमान की ऊंचाई देखता है, दूसरे ज़मीन में कीचड़ देखता है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी नज़र है। वो कहते हैं द आइज डजंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। तो जिस शख्स को पता ही नहीं है कि उसने क्या देखना है, उसकी आंख में वो बसीरत ही नहीं होती। समझ आ गई? नहीं, ये वार्निंग है, ये वार्निंग नहीं है। मैं कमेंट कर रहा हूं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब के उस बेसिस पे कि जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किया है, मेरी नजर में उनकी आंख में वो बसीरत नहीं है। मैं मिसाल देता हूं, अगर हिटलर हिस्ट्री पढ़ता और हिटलर को पता होता है कि नेपोलियन ने क्यों मार खाई थी। नेपोलियन वॉज अ ग्रेट क्या कह सकते हैं उसे, ये स्ट्रेटेजिस्ट था वो, ठीक है। उसने मार खाई थी कहां जाके? रशिया में। हिटलर ने मार कहां जाके खाई? रशिया में। अगर हिटलर सीख लेता उससे तो वो कभी ना करता। ये होती है हिस्ट्री, सबक देती है। अब आप जो बात पूछ रहे हैं, जो आरिफ अलवी साहब के लिहाज से, देखिए आरिफ अलवी साहब एक पढ़े लिखे आदमी है। आरिफ अलवी साहब बड़े नरम मिजाज के आदमी हैं और वो बड़ी ऊंची पोस्ट से निकल के वो एक बात कर रहे हैं। प्रेशर कुकर का मतलब ये होता है, जब आप एक चीज़ को बना रहे होते हैं तो आपने उसके ऊपर एक प्रेशर रखना होता है, लेकिन उस प्रेशर को रिलीज रखना होता है।
अगर आप आपको तरीका नहीं आता कुकिंग का, या आपको प्रेशर कुकर को हैंडल करना नहीं आता, तो वो प्रेशर कुकर फिर फटता है। तो आपने ये देखना है कि आप जो प्रेशर डाल रहे हो, जो अनड्यू प्रेशर है, जिसकी निशानदेही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देना, हम तो बकौल उनके मुक्तिबानी वाले हैं ना, आप उनको छोड़ लेना। आप देखें जजेस क्या कह रहे हैं, आप देख रहे हैं मलिक रियाज क्या कह रहे हैं, आप देख रहे हैं बाकी दुनिया क्या कह रही है, सब यही कह रही है ना। देखिए बात ये हो जाती है कि आपने अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर ये मुल्क इंपॉर्टेंट है जी, तो फिर आपके फैसले जो है ना वो डिसाइड करेंगे कि ये मुल्क किस तरफ जाएगा। अगर आपने लोगों के अनड्यू बातों को भी एक्सेप्ट करना है और उनको ग्लोरीफाई करना है, तो फिर आप उस दरबारी से ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है कि जो बादशाह गलत डिसीजन ले रहा होता है और आप उसको कह रहे होते हैं बहुत चंगा किया है, बहुत चंगा किया है, उससे मुल्क, उससे डिसीजंस गलत आते हैं। सही है, लेकिन आपको यहां पे डिसीजन लेना होगा। ये वाकई प्रेशर बढ़ रहा है, ये वाकई एक प्रेशर है और ये गलत तरफ जा रहा है। अगर कोई ये समझता है ये गलत तरफ नहीं जा रहा, तो फिर मुझे उसकी अक्ल पे मुझे शुबा होता है या उसकी नीयत पे शुबा होता है। दोनों चीजें ठीक नहीं हो सकती। आप कहते हैं ये धमकी नहीं है, ये वार्निंग है कि, और बताया जा रहा है कि ये अलार्म बजाया जा रहा है। इनफैक्ट मुझे मुजम्मिल साहब, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आज की जो हुकूमत जो इस वक्त मार्ज़ वजूद में आई हुई है, आपके ख्याल में क्या 8 फरवरी के पब्लिक सेंटिमेंट की सही तौर पर अक्कास है आज की हुकूमत? और अगर है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है। क्यों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है? चारों वज़राए आला कल SIFC के इजलास में मौजूद थे। आज KP के वजीर आला वफाकी हुकूमत के साथ बैठ के बात कर रहे थे और वफाकी वज़रा और KP के वजीर आला मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुल्क के मसाइल के हल के लिए। पूरे मुल्क में सियासी हारमनी मौजूद है। अगर कोई एक गिरोह है जो ये समझता है कि उसके लिए नहीं है, वो मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ निज़ाम हुकूमत में मुकम्मल पॉलिटिकल हारमनी मौजूद है, जिसका कल भी डिस्प्ले किया गया है, आज भी डिस्प्ले किया गया है कि 4 मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें हैं 4 सूबों में, बलूचिस्तान में, सिंध में, KP में, पंजाब में, चारों इकट्ठी बैठी हुई हैं एक पेज पे, चारों इकट्ठे मिलकर फैसले कर रही हैं। KP के वजीर आला के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वफाक दूर कर रहा है, वफाक के KP वफाक के दूर कर रहा है। और आप पॉलिटिकल हारमनी किसको कहते हैं? पॉलिटिकल हारमनी अगर किसी को अडयाला से बाहर निकालने का नाम है तो वो आपकी तारीफ हो सकती है। मेरे नजदीक तो सियासी मंजरनामे में पॉलिटिकल हारमनी का जो डिस्प्ले कल हुआ है वो 2018 से 2022 में नहीं था। हमारा वजीर आज़म दूसरे कमरे में नाराज होकर बैठा रहता था कि मैंने तो मुखालिफ जमात के वजीर आला से मुलाकात नहीं करनी, मैंने तो कायदे बेख्तलाफ से मुलाकात नहीं करनी। आप जाके प्रेजेंटेशन दे दें, छोटे बच्चे की तरह नाराज होकर साथ वाले कमरे में बैठा रहता था, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। ऐसा वजीर आज़म चाहिए हमें। और क्या बात करते हैं आप जजेस की? जो 18 से 22 में जजेस के साथ हुआ है वो ठीक था? तो मैं ये कह रहा हूं कि माजी से सबक सीखना चाहिए और 18 से 22 का जो हमारा माजी है उससे सबक सीख कर ही हम आगे चल रहे हैं और कल आपको पॉलिटिकल हार्मनी उस सबक से ही नजर आई है। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए मुजम्मिल साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँगा, प्लीज़ साथ रहिएगा। मैं एक ब्रेक लेकर वापस आता हूँ तो एक कुछ आपके सामने अदाद शुमार भी रखते हैं। 11 महीने में 33 करोड़ रुपए का हमारे जो वज़ीर आज़म हाउस और काबीना और अपोजिशन लीडर और हमारा ईवान सदर 33 करोड़ रुपए का 11 महीने में इन्होंने पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया, मुफ्त का पेट्रोल। और दूसरी तरफ ऑस्टेरिटी की मुहिम की हम बात कर रहे हैं, तो इस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सायरा बानो साहबा, अता तारड़ साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं कि जी ये रवैया नामुनासिब है कि अगर हम नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। सुनिए अता तारड़ साहब ने क्या कहा है।
ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, नाउजुबिल्ला। यानी आप अपनी सियासी बका को पाकिस्तान की सालमियत से लिंक करते हैं। आप अपने सियासी मफादात, छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। और ये जो मजलूमियत का आप ढोंग रचा रहे हैं, मजलूम तो वो होता है जिसने 190 मिलियन पाउंड की चोरी ना की हो किसी प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलके। अच्छा सायरा साहब, आप ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं मुझे तो दोहराते हुए भी मैं काम जाता हूँ कि खान नहीं तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं। वो कहते हैं कि जी ये एक सियासी जमात का, तो ये रवैया अगर है तो ये भी तो नामुनासिब रवैया है। ये वही बंदा बैठकर कर रहे हैं आइन और कानून के बारे में कि जिन्होंने आइन के लिए बहुत एक अच्छा सा इशारा करके अवाम को बताया था। और ये वापस से वही बात आ जाएगी कि 1971 में भी कहा था यहाँ हम वहां तुम। राना सनाउल्लाह ने कहा था या तुम या हम। मैंने तो नहीं ऐसा सुना कि पीटीआई वालों ने ये कहा हो। नाउजुबिल्ला, नाउजुबिल्ला, तो इन्होंने भी इतने नाउजुबिल्ला किए कि इन्होंने तो, इनके लोगों ने असेंबली में खड़े होकर बोला था, एक अच्छी बारिश दाढ़ी वाले ने कहा था कि इतनी जल्दी रिट्रीव तो नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला अल्लाह पाक नहीं देते जितना ये लोग दे देते। अपने नाउजुबिल्ला भी याद कर लें। और सवाल क्या था, मुझे तो इनके नाउजुबिल्ला पर और आइन का इशारा है वो याद आता है जब ये बंदा टीवी पे बैठ के आइन और कानून की बात करता है। सही है, चलें नया सवाल रखते हैं। आपके जवाब आ गया आपका, मैं नया सवाल रखता हूं। और नया सवाल जो है वो हमारी ऑस्टेरिटी मुहिम से मुतालिक है। इस वक्त जाहिर है पूरा पाकिस्तान एक मुआशी तौर पर एक क्राइसिस, एक बहरानों का शिकार मुल्क है। 33 करोड़ रुपए का पेट्रोल जला डाला जनाब हमारे सरकारी दफातर ने। वजीर आजम हाउस और ऑफिस ने 11 माह में पेट्रोलियम मसनूआत पर 6 करोड़ 92 लाख, जबकि ईवान सदर सेक्रेटेरिएट ने 3 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च किए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 11 माह में 4 करोड़ 40 लाख, जबकि सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 2 करोड़ 59 लाख रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल किया। कायमा कमेटियों के सरबराहों ने 4 करोड़ 84 लाख, यही कायमा कमेटियां जिस पर आजकल बड़ी बहस चल रही है कि मुझे हमें चाहिए और हमें चाहिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफिस ने 1 करोड़ 79 लाख रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल किया। काबीना कार पूल ने वुज़रा, मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी की गाड़ियों पर पेट्रोल की मद में 5 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए हैं। यह रिपोर्ट हमारे सामने आई है। और मैं आपको बताता चलूं कि साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज और मौजूदा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब ने 26 लाख 95 हजार रुपए की रकम जो है वो पेट्रोल पर खर्च की है। और ये आपके लिए जानना जरूरी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी खजाने का ज़िया बचाने के लिए एक ऑस्टेरिटी कमेटी, ये किफ़ायत शुमारी की कमेटी तश्कील दी थी। उसने 1000 अरब रुपए या 1 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो बचाने की सिफारिश की थी कि अगर ये मैयज दिए जाएं। और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये मुहिम नाकाम हो चुकी है। अब इसमें सब के नाम है, सब बेदर्दी से कौम का मुफ्त का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब बशमूल ईवान सदर के जी सायरा साहब आप जी बस इसमें सिर्फ 1 मिनट में बताती हूँ। चेयरपर्सन मैं भी थी पॉवर्टी एलिवेशन की। आफ्टर 1 मंथ मैंने ईवान में अपना फ्यूल कार्ड वापस कर दिया था, क्योंकि नवाब शाह में एक गरीब इंसान ने पेट्रोल ना होने की वजह से अपने रिक्शे को आग लगा दी थी। और आप यकीन नहीं करें कि उस वक्त ईवान में जितने भी लोग थे, चंद लोगों को छोड़कर सब लोग मुझे तकरीबन 15-20 दिन तक लानत मलामत करते रहे कि तुम्हें नहीं चाहिए तो हमें दे देती, तुमने टीवी पर आने की फ्यूल कार्ड वापस कर दिया। मैंने कहा कि भाई आप लोगों को भी तो नारे नमरूद की वो चिड़िया याद होगी ना, जो चोंच पानी में बिल्कुल सही पानी लेकर जाती है। चलिए ये तो आपने बड़ा अच्छा जस्टिस दिया। अब यही तो सवाल है कि ये तहरीक इंसाफ ने ये क्यों नहीं किया। मैं पहले डॉक्टर साहब और फिर मुजम्मिल साहब के पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये पीटीआई वालों को भी ऐसे कार्ड, फ्यूल कार्ड वापस कर देना चाहिए जैसे वो सायरा साहबा कह रही है मैंने कर दिया था। देखिए इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखें इमरान खान जब यूएस गए थे तो उसने कहाँ ठहरे थे, किस तरह उनके पूरे जो उनका टेन्योर था 3.5 साल का, 3.25 साल का, उसमें कितना खर्चा हुआ है। इन्होंने 1 महीने में मेरे ख्याल में 1 साल में उससे ज़्यादा खर्चे कर लिए हैं। देखिए बात ये हो जाती है प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ और यही वजह है कि होता है 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, ठीक है। अप्रैल में लाहौर हाई कोर्ट ने 6 जजेस के ट्रिब्यूनल के लिए 6 जजेस के नाम नॉमिनेट कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक उनकी नोटिफिकेशन नहीं की। आज ऑर्डिनेंस पास हो गया है कि जी जो रिटायर्ड जजेस है वो भी हो सकते हैं बीच में। ये सारी मैनिपुलेशन हो रही है, ये हमेशा से मैनिपुलेट करते आ रहे। तभी तो मैं कह रहा हूं इनका जो बयानिया वो है ये चोर को इज्जत दो। ये चोरी करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर सीने जोरी करते हैं। जो
अता तारड़ साहब बात कर रहे थे और कह रहे थे कि नाउजुबिल्ला ये और वो सारा बिल्कुल अपनी जगह, वो उनका बयानिया है, उनका जो मौक़िफ़ है फलाना है। वो एक दफ़ा ये बता दे कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से जजेस हैं जिन्होंने जज होते हुए बाकी जजों को रिश्वत ऑफर की है? ऐसे जजेस गुजरे हैं, जज होते हुए बाकी जजेस को रिश्वत दी है। तो कब ब्रीफ केस लेकर गए हैं, ब्रीफ केस लेकर गए। उससे क्या ताल्लुक है या वो कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनको बयान देना चाहिए ना कि इस किस्म के जजेस गुजरे हैं। कंडेम करना चाहिए उन जजेस को कि जो जज हो के जजों को खरीद रहे हैं। इससे ज्यादा और गिरी हुई बात क्या हो सकती है? ठीक, अब आपने जो है ना वो मेरे सवाल का रुख मोड़ दिया है जजेस की तरफ। देखिए, आपने ये नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ के लोगों को फ्यूल कार्ड वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए इस मुल्क का मसला क्या है, इन सारी चीजों को अगर आप गोल दायरा कर लेना, जिन चीजों का आप गोल दायरा करें वो जाके एक जगह पे जाती है। इस मुल्क में जुल्म है, इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है। अब इंसाफ और अदल जो देने वाले लोग हैं वो जजेस हैं। इंसाफ तब होगा जब जजेस नहीं, जब जजेस और जो होंगे वो मेरिट पर आएंगे, जब जजेस के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, जब जजेस लोगों को खरीदने के लिए नहीं यूज होंगे, जब जजेस के ऊपर चढ़ाई नहीं होगी, तो उसके बाद फिर आहिस्ता होगा। देखिए ये सारी चीजें बेसिक प्रॉब्लम है। मुज़म्मिल साहब, आपका तज्जिया इस पर कि ये जो अभी डॉक्टर साहब ने पहले बात की कि लाहौर हाई कोर्ट नाम भेजता है इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स लगाने के लिए, ट्राइब्यूनल्स नहीं होंगे तो हजारों की तादाद में, चलिए हजारों ज्यादा हो गया, मुहावरतन कह दिया मैंने, लेकिन दर्जनों शिकायत इलेक्शन कमीशन के पास आई हुई हैं या ट्राइब्यूनल्स के पास, वो कैसे किसी मंतकी अंजाम को पहुंचेंगी? इलेक्शन कमीशन उसमें रिलक्टेंट है और फिर एक नए ऑर्डिनेंस का हवाला दे रहे हैं अभी डॉक्टर साहब भी। तो क्या आप नहीं समझते कि ट्राइब्यूनल्स बनने चाहिए और उस पर इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज नहीं होना चाहिए जो लाहौर हाईकोर्ट नाम भेज रही है? अगर तो आइन और कानून में इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है कि उसकी कंसल्टेशन उसमें जरूरी है, तो फिर उस इलेक्शन कमीशन के उस इख्तियार को मैं कैसे माइनस कर दूं? अगर खाली ये इख्तियार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास होता कि वो खुद ही ट्रिब्यूनल नामजद कर सकते होते और उन्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो फिर आइन और कानून में ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को दे दिया जाता और वो उसमें इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल ना रखी जाती साथ के वो देंगे। और अगर ये इख्तियार इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन है तो फिर चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन से बनाना चाहिए और कानून को फॉलो करना चाहिए, अपनी सुपरमेसी नहीं रखनी चाहिए जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कह रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, ये एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, और उसकी रिवायत यही है कि हाई कोर्ट जो नाम भेजता है इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये प्रोसेस हमेशा से बहुत वीक रहा है, नहीं बहुत ही प्रोसेस वीक रहा है। और हमारे यहाँ तो एक कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर 5 साल स्टे पे डिप्टी स्पीकर चल के चले गए और जिस दिन उनको स्टे मिलता था तो अल्हम्दुलिल्लाह नसरुम मिनल्लाह वल फतहुन करीम जो है बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सोरवदी साहब, सायरा बानो साहब, डॉक्टर हमायूं मोमिन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।